देखो स्टूडेंट्स, अभी थर्ड स्टेप हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग रेट निकालना है के। तो हम लोग पेज नंबर 79 पे टेबल नंबर 81 पे देखेंगे। फिर से हम लोग डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला देखना है। तो डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले को, के का फॉर्मूला क्या है, एफ बाय डिफ्लेक्शन। स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोगों ने लास्ट ईयर स्प्रिंग के प्रैक्टिकल में निकाला था। 50 न्यूटन के लिए कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, 100 न्यूटन के लिए कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, 150 न्यूटन के लिए कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, ये कांस्टेंट आता है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। तो के दैट इज स्प्रिंग रेट, हमको निकालना है फोर्स बाय डिफ्लेक्शन। तो वो डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले से हम लोगों ने क्या किया, फोर्स बाय डिफ्लेक्शन निकाल लिया। अब फोर्स बाय, तो k इज इक्वल टू फोर्स बाय डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, तो फिर ये फॉर्मूला कैसा बचेगा, कैपिटल G यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डायमीटर रेज़ टू द पावर 4 डायमीटर ऑफ वायर अपॉन 8 dm क्यूब इनटू n। हमें पता है dm बाय d यानी स्मॉल c होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट dm बाय c, dm बाय स्मॉल d इज इक्वल टू c। इसको अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो स्मॉल d अपॉन dm यानी क्या हो जाएगा 1 बाय c, क्योंकि यहाँ पर कैसा आ रहा है d अपॉन dm आ रहा है यहाँ पर, तो ये 1 बाय c हो जाएगा। तो इसी को हम लोग मॉडिफाई कैसा करेंगे, f बाय डेल, तो पहले निकल लिया है दैट इज k आएगा g d रेज़ टू द d रेज़ टू द पावर 4 है तो d ले लिया 8 d रेज़ टू द पावर क्यूब और ये dm रेज़ टू द पावर क्यूब, इसके जगह पे हम लोगों ने c क्यूब लिख दिया, 1 बाय c आएगा तो नीचे आएगा c क्यूब इनटू n। इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे हम लोग। रिजिडिटी दिया है 90 इनटू 10 रेज़ टू द पावर 3, d हम लोगों ने फाइंड आउट किया 18, 17 की जगह हम लोगों ने 18 ले लिया, 8 c का वैल्यू 5 आया था 5 क्यूब, और नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने 17 कंसीडर कर लिए थे। नंबर ऑफ टर्न्स एक्चुअली में कितना था 16.2, बट हम लोगों ने उसको बिगर और कंप्लीट नंबर ले लिया। 16.2 टर्न्स कैसे होते हैं, तो 17 होगा नहीं तो 18 होगा नहीं तो 16 होंगे, तो 16 नहीं ले सकते इसलिए हम लोगों ने 17 ले लिए। ठीक है, तो k का वैल्यू निकाला 95.3। ये एक्चुअल में आइडियली कितना आना चाहिए था 100, आइडियली 100 आना चाहिए था, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 100 मींस कांस्टेंट एक ही वैल्यू इसका आना चाहिए, बट ये 95.3 आया। अब ये k के हिसाब से हम लोग डेल मैक्स फाइंड आउट करेंगे कि डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। डिफ्लेक्शन तो हमें प्रॉब्लम में दिया था, डिफ्लेक्शन कितना दिया था 15 mm। मींस प्रॉब्लम में आपको जो कंडीशंस दिया है कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स 1500 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, डिफ्लेक्शन होना चाहिए 15 mm। बट प्रैक्टिकली वो बढ़ जाता है, वो कैसा बढ़ता है देखो। तो डेल मैक्स अगर हम लोग देखेंगे इसी में से निकालेंगे, तो डेल मैक्स करना है तो f डिवाइडेड बाय k करेंगे। तो f डिवाइडेड बाय k अगर करेंगे हम लोग तो 1500 डिवाइडेड बाय k का वैल्यू अगर 100 आ रहा था तो ये एग्जैक्ट 15 mm आ गया रहता है ना, बट यहाँ पर डिवाइडेड बाय k का वैल्यू 95.3 किया, तो इससे इसके कारण क्या हो रहा है, डेल मैक्स अभी 15.74 आया। ये डेल मैक्स प्रैक्टिकली निकालना जरूरी है। प्रॉब्लम में तो हमें गिवन डेटा था कि डेल दैट इज डिफ्लेक्शन शुड बी 15 mm, बट प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अभी ये कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो स्प्रिंग हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उसमें डेल जो है दैट इज डिफ्लेक्शन मैक्सिमम वो कितना आएगा 15.74 mm आएगा। अब ये आया कैसा देखो, ये डेल का फॉर्मूला आपने देखा होगा, तो डेल डिफ्लेक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स एक्चुअल में ये डेटा के अकॉर्डिंग 16.2 आ रहा था, तो 16.2 अगर लिया रहता तो ये बराबर 15 आया रहता, बट हम लोगों ने क्या किया 16.2 को प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, 16 कर नहीं सकते, तो इसलिए 16.2 को हम लोगों ने 17 कर लिया। अब इसको 17 कर लिया तो ये 15 से थोड़ा सा बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 15.74। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको याद रखना है। तो डेल मैक्स 15.74 आया यहाँ पर। ये हो गया डिटरमिनेशन ऑफ स्प्रिंग रेट। स्प्रिंग रेट निकालने के बाद हम लोग डेल मैक्स भी निकाल के रखते हैं। फोर्थ है डिटरमिनेशन ऑफ फ्री लेंथ। तो पेज नंबर 81 में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, फ्री लेंथ इज सॉलिड लेंथ प्लस डेल मैक्स। यहाँ पर डेल मैक्स काम का है, प्लस 0.1 डेल मैक्स मींस 10% ऑफ डेल मैक्स और हम लोग उसमें ऐड करते हैं। तो 342 हम लोगों ने सॉलिड लेंथ फाइंड आउट किया था पहले, तो 342 प्लस डेल मैक्स प्लस 10% ऑफ डेल मैक्स यानी 1.574 ऐड होगा उसमें। तो टोटल फ्री लेंथ कितना आ रहा है फिर स्प्रिंग का 359.31, इतना टोटल फुल लेंथ आया। ये फुल लेंथ यानी कैसा हो गया, नंबर ऑफ कॉइल्स और इन बिटवीन पिच, ऐसा ये पूरा फुल लेंथ आया। तो
तो अभी हम देखो ये सॉलिड लेंथ है, ये सॉलिड लेंथ है 342 mm क्या हो गया, उसको पूरा कॉम्प्रेस अगर कर देते हम लोग वो स्प्रिंग को, तो उसका हाइट कितना आ रहा 342 है ना, पूरा कॉम्प्रेस कर दिया, पूरा उसको दबा दिया, पूरा लोड से वो कॉम्प्रेस हो गया, तो 342 इसका सॉलिड लेंथ हो गया। अब इसमें जब हम लोग डिफ्लेक्शन ऐड करते हैं तो डिफ्लेक्शन ऐड करके इसका लेंथ बढ़ जाएगा, तो ये फुल लेंथ हो गया, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ पिच निकालना है, डिटर्मिनेशन ऑफ पिच कैसा निकालेंगे, फुल लेंथ कितना है डिवाइडेड बाय टर्न्स कितने, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं एक टर्न को माइनस कर देते, टोटल टर्न में से एक टर्न को माइनस कर देते, क्योंकि एक्सट्रीम जो है वो डिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो कांस्टेंट रहते हैं, तो इसलिए 19 माइनस 1, क्योंकि टोटल कितना है, टर्न्स आए थे 17, हम लोगों ने टोटल टर्न्स किया था n+2 यानी 17 + 2 यानी 19 आ गया, तो -18, 19 -18 कर लिया, तो पिच कितना आ रहा है फिर 19.96, इसको हम लोग राउंड अप नहीं करेंगे क्योंकि वो उतना आ ही रहा है, ये हमको जो वैल्यूज आते हैं वहां पर सेफली उसको हम लोग बढ़ाते नहीं है, ठीक है। जैसा ये इतना लेंथ आया, ये हमको लाना नहीं है, ये आ गया वहां पर लेंथ, बट जैसा ये नंबर ऑफ टर्न्स 16.2 है, तो 16.2 टर्न्स पॉसिबल नहीं है, उसको 16 कर नहीं सकते, इसलिए उसको हम लोगों ने 17 कर दिया। जैसा ये डायमीटर ऑफ वायर 18, ये 16 आया होगा, ये 17 आया होगा, 16 पॉइंट कुछ आया होगा, 17 पॉइंट कुछ आया होगा, तो डायमीटर ऑफ वायर अगर 16.38 आया तो उसको तो हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा ना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में तकलीफ आ सकती है कि 16.3 16.5 इतना एक्यूरेसी से बन नहीं पाएगा, या इतना एक्यूरेसी का नीड भी नहीं है, डिजायर भी नहीं है, इसलिए फिर उसको हम लोग राउंड अप करके 17 या 18 ले लेते हैं डायमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे ये सिंपल इसके 5 स्टेप्स है। सबसे पहले हम लोग जो है यहां पर क्या फाइंड आउट करते हैं, डायमीटर ऑफ द वायर फाइंड आउट करते हैं, डी, डायमीटर ऑफ वायर डी फाइंड आउट करने के बाद फिर हम लोग मीन डायमीटर भी फाइंड आउट करते हैं, मीन डायमीटर से आउटर डायमीटर निकलता है और बाद में उसका इनर डायमीटर भी निकलता है। तो ये पूरे फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इतना देखा कि ये सब फाइंड आउट करते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स निकालते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स, फिर नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालते हैं N1, और बाद में फिर निकालते हैं सॉलिड लेंथ। तो ये सब स्टेप्स आपको याद होना चाहिए। पहले में D, DM, DO और DI निकालते हैं, बाद में नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और सॉलिड लेंथ। थर्ड में हम लोग स्प्रिंग रेट निकालते हैं और उसके साथ में डेल मैक्स भी निकालते हैं। फोर्थ में हम लोग सॉलिड लेंथ, फ्री लेंथ निकालते हैं, और फिफ्थ में हम लोग पिच निकालते हैं, ठीक है। तो ये इतने स्टेप्स याद रखो। प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का हो वो थोड़ा सा आपको, अब जैसा यहाँ पर आपको डायरेक्टली फोर्स का वैल्यू दिया था 1500 है ना, तो कभी ये फोर्स के जगह पे आपको प्रेशर दे देंगे, या अभी कभी आपको मीन डायमीटर दे देंगे, तो और कुछ डेटा, तो बट स्टेप्स यही रहेंगे। ये 5 स्टेप्स है, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये 5 स्टेप्स ही रहेंगे, बस उसको आपको समझ के सॉल्व करना है। तभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, उसमें गिवन डेटा कुछ अलग रहेगा, तो फिर वो गिवन डेटा से हमें कैसा आगे बढ़ना है वो आपको समझना है। यहां पर देखो क्या कर दिया है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली लोड दे दिया कि 1500 न्यूटन लोड था, यहाँ पर आपको डायरेक्टली डेल दे दिया कि 15 mm लोड था, या आपको डायरेक्टली दे दिया कि C का वैल्यू जो है वो 5 था, और बाद में आपको टाउ का वैल्यू दे दिया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू दे दिया। कुछ प्रॉब्लम ऐसा रहेगा कि ये आपको दिया नहीं रहेगा, मटेरियल दिया रहेगा, फिर वो मटेरियल डेटा बुक्स में से देख के रिजिडिटी और शियर स्ट्रेस उसका निकालना पड़ेगा। किसी प्रॉब्लम में C फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट यही स्टेप से अपने को जाना है। यहां पर आपको इसका मीनिंग देखो क्या है कि 1500 लोड के कारण 15 mm डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। बट कभी कभी क्या देते हैं, अलग अलग चीजें दे देते हैं, यानी जैसा यहां पर आप देखेंगे कि आपको बोलेंगे कि इनिशियल लोड 1500 था और बाद में फाइनल लोड जो है वो 1550 हुआ, तो उस समय डिफ्लेक्शन जो है वो 5 mm हुआ। ये आपको समझना जरूरी है। यहां पर आपको डायरेक्टली दे दिया कि 1500 पे इतना लोड, अब इस यहां पर इनिशियल कितना लगा आपको नहीं बताया, फाइनल कितना लगा ये भी नहीं पता, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि 1500 न्यूटन के लिए 15 mm डिफ्लेक्शन आ रहा है। बट यहां पर देखो क्या हो रहा है, इनिशियल 1500 लोड लगा, उस समय वो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ नहीं हुआ नहीं पता, हमें वो प्रॉब्लम पढ़ के हम लोग देखेंगे। बाद में मैक्सिमम लोड लगा 1550, तो इसका मीनिंग देखो क्या हुआ कि 1500 के ऊपर जब 50 ऐड हुआ तब का डिफ्लेक्शन 5 mm का हुआ। तो ये 5 mm का जो डिफ्लेक्शन है वो किसके कारण हुआ,
ये 1550 के कारण नहीं हुआ बोल सकते हम लोग, ये हुआ सिर्फ 50 के कारण, क्योंकि ये 1500 का कुछ भी रोल नहीं है इसमें। तो 1500 न्यूटन एक्चुअल में उसको आप जीरो जैसा कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 1500 के समय डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जब 1500 का लोड बढ़कर 1550 न्यूटन हुआ, 1550 न्यूटन हुआ, तब का डिफ्लेक्शन 5 mm हुआ। तो फिर ये 5 mm डिफ्लेक्शन हुआ किसके कारण? 50 mm के कारण। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा नेक्स्ट, वो हम लोग अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।